टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, या कोई इफेक्ट नहीं होता है। हमने स्टडी करके देखा, एंड आफ्टर स्टडी वी फाउंड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल शो different type of behavior when the temperature is increased। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिफरेंट मटेरियल का बिहेवियर स्टडी करने के लिए हमने अलग अलग मटेरियल की कैटेगराइजेशन की, क्लासिफिकेशन किया। एंड द फर्स्ट मटेरियल वी टेक एज मेटल, मेटल कंडक्टर्स। मेटल कंडक्टर्स का जो हमको रिजल्ट मिला, that is when we increase the temperature, the result is resistivity increase। ये रिजल्ट था उसका। ओके, why it happens? क्यों रेसिस्टिविटी इंक्रीज होती है? The answer is when we increase the temperature, then thermal velocity of the charged particles increase। अगर इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो उनका क्या कम हो जाएगा? रिलैक्सेशन पीरियड। अगर रिलैक्सेशन पीरियड कम होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन ही क्या फॉर्म करते हैं? रेसिस्टेंस। सो टेम्परेचर इंक्रीज होने से, इसका सीक्वेंस लिख लेते हैं। रीजन, टेम्परेचर इंक्रीज, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज, रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज, और ये रिलैक्सेशन पीरियड डिक्रीज होने के बाद number of collisions per second, that is rate of collision increase। तो एक सेकेंड में जितनी बार डिस्टरबेंस होगा, जितनी बार उसको रुकना पड़ेगा, उतनी उसकी स्पीड कम होगी, तो उतना उसका फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा, एंड वी विल से द रेजिस्टेंस हैज इंक्रीज्ड। That is increase in resistance। ये हो गया मेटल कंडक्टर्स का बिहेवियर। अब ये जो इंक्रीज इन रेसिस्टेंस होता है, इसको हमने स्टडी किया और इसको भी क्वांटिफाई किया, और क्वांटिफाई करके हमने एक नंबर बनाया। जैसे हर चीज़ को क्वांटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हमने इसकी भी एक यूनिट बनाई, और ये यूनिट बनाई कि अगर हम 1 ओम रेसिस्टेंस वाला मटेरियल लेंगे, हाउ मच? 1 ओम, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर देंगे, 1 डिग्री, तो उसका रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ चेंज होगा। वो जो चेंज होगा उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल मींस बाय हीट, तो हीट से जितना रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल। ओके, थर्मल कोएफिशिएंट, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी और थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, both has the same meaning। Okay, what is this? This is increase in resistance, increase in resistance, alpha।
increase in resistance of a sample of material whose resistance is 1 ohm and its temperature increased by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin. So I'll read it again. Thermal coefficient of resistivity. This is increase in resistance alpha of a sample of material whose resistance is 1 ohm and its temperature increased by 1 degree Celsius. ठीक है? Okay. अब suppose we have a sample जिसका रेसिस्टेंस R है, सैंपल, उसका रेसिस्टेंस R0 है। R0 से हमने इसको हीट किया और डेल्टा T इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आ गया, हीट बाय डेल्टा T। अब इसका नया रेसिस्टेंस आ गया R। तो अल्फा इनके साथ कैसे रिलेटेड है? व्हाट इज इंक्रीज इन रेसिस्टेंस R माइनस R ओरिजिनल, ये इंक्रीज है। कितने रेसिस्टेंस में ये इंक्रीज हुई है? R ओरिजिनल में। तो 1 ओम में कितनी होगी? दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय R। This is increase per unit resistance. ठीक है ना? R minus R0 is increase and this. अब ये वाली जो इंक्रीज हुई है कितने टेम्परेचर से हुई है? कितना टेम्परेचर राइज किया था? डेल्टा T। डेल्टा T से, इधर ध्यान दीजिए, डेल्टा T से इतना राइज हुआ तो 1 टेम्परेचर से कितना राइज होगा? दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये यूनिटरी मेथड हो गया। तो 1 डिग्री से कितना राइज होगा? डेल्टा T। अब 1 ओम 1 यूनिट रेसिस्टेंस 1 डिग्री से राइज हुआ, दैट कंप्लीट्स आवर डेफिनेशन। इसलिए ये क्या बन गया? अल्फा। दिस इज फॉर्मूला फॉर अल्फा। समझ आया? So R minus R0 upon R0, delta T is alpha. अब इसको मैं फिर से लिखता हूं, अल्फा इज इक्वल टू रेसिस्टेंस आफ्टर हीटिंग, रेसिस्टेंस बिफोर हीटिंग divided by original resistance to be multiplied by increase in temperature। ये आ गया अल्फा। अब अल्फा के बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। ये बताइए सबसे पहले इसका यूनिट क्या होगा? R इसका यूनिट क्या होता है? ओम। ओम में से ओम को माइनस किया तो क्या बचा? कुछ बचा कि नहीं? ओके, 5 केले में से 2 केले माइनस कर दीजिए, क्या बचा? 3 की 3 केले। केला माइनस नहीं हुआ? 5x माइनस 3x इज इक्वल टू, हाँ x तो बचेगा। ओके, सो ओम माइनस ओम इज ओम, नीचे भी क्या है? ओम। नाउ दे विल कैंसल आउट, सो ओम इज कैंसल्ड आउट एंड व्हाट डू वी हैव हियर? यस, पर डिग्री केल्विन, पर केल्विन। तो अल्फा का यूनिट क्या हुआ? दैट्स ऑल। हियर विल बी सर्टेन नंबर, दिस नंबर पर केल्विन। अब आप इसकी डायमेंशन भी बता सकते हो।
ऑफ कोर्स T माइनस 1, अब इसके साथ हम लोग ना इसको डिराइव कर करके कुछ दूसरे तरह के इक्वेशन बनाते हैं। तो आपकी बुक्स में, नोट्स में, सब जगह आप देखोगे कुछ ना कुछ अलग लिखा हुआ रहता है। जैसे अगर हमको निकालना है कि हमने किसी मटेरियल को हीट किया डेल्टा T टेम्परेचर तक, तो उसका नया रेसिस्टेंस कितना होगा, ये हम निकालना चाहते हैं, यानी R को निकालना चाहते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करिए और R नॉट को इधर ले जाइए, तो हमें क्या मिलेगा, R इज इक्वल टू, ये R नॉट इधर गया, प्लस अल्फा R नॉट डेल्टा T, और इससे हमने बनाया न्यू रेसिस्टेंस इज, that is resistance at temperature T is equal to R naught common 1 plus alpha into delta T। ये आ गया। ये वाला इक्वेशन बहुत पॉपुलर है क्योंकि नॉर्मली हम क्या यूज करते हैं कि नया रेसिस्टेंस कितना होगा, इसलिए इसको यूज कर लेते हैं। ओके, तो ये होता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस अल्फा। नाउ ये थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, क्या वाकई रेसिस्टेंस बढ़ता है और कितना बढ़ता है, तो आंसर है यस, रेसिस्टेंस में बहुत इफेक्ट आता है। बिहेवियर ऑफ रेसिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग तरह का बिहेवियर हो सकता है, एंड दैट वी कैन। ओके, नेक्स्ट वी हैव टेकन व्हाट, मेटल। नाउ वी टेक इफ देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल्स, व्हाट डू यू कॉल इट, that is alloy। alloy में इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। alloy we can say there is a combination of two metals or in one metal there is a impurity due to other metal। अच्छा, ये जो alloy बनते हैं इनको हमने टेस्ट किया, ट्राई किया, and we found that the value of alpha, that is increase in the resistance, is very very low, negligible। तो एलॉय का जो ओरिजिनल रेसिस्टेंस होता है हीट करने से उस रेसिस्टेंस में इंक्रीज नहीं के बराबर होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, बट दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। दिस इज ए डिफरेंट, क्योंकि एलॉय भी किसके बने हैं, मेटल के, बट स्टिल देयर इंक्रीज इन अल्फा इज नेग्लिजिबल। एलॉय शो very small, that is negligible। value of alpha, in other words resistance do not change, resistance do not change with temperature in alloys। राइट, ये एलॉयज के लिए याद रखिएगा। अब इसको अलग अलग लैंग्वेज में पूछ सकते हैं, अल्फा फॉर एल्यूमिनियम एंड अल्फा फॉर नाइक्रोम, which is lower, which is higher? What is nichrome? Nickel plus chromium, so that will become alloy। अगर alloy है तो उसका coefficient of resistivity will be less।
तो जहां आपके कॉम्बिनेशन में कोई एलॉय आएगा तो याद रखिए उसके लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, वेरी लो. अदर इन आवर स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस व्हाट वी आर यूजिंग इन द लेबोरेटरी, व्हाई डू वी यूज एलॉयज? स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस हम क्रोमियम के, निकल के, एल्यूमिनियम के, आयरन के, वायर के नहीं बनाते. हम किसके बनाते हैं? एलॉयज के. क्यों? Because while doing the experiment, due to current, the temperature of the wire increase, and when the temperature of wire increase, we want that its resistance should not increase. क्योंकि हम जिसका रेसिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं, suppose its resistance is 10 ohm, we are doing experiment, its temperature increase due to flow of current. आधा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब हम उसकी रीडिंग लेते हैं, वी फाइंड दैट करेक्ट रीडिंग इज कमिंग बट इट इज 11 ओम. पहले ठंडे में कितनी आ रही थी? व्हेन इट वाज कोल्ड इट वाज 10 ओम. हॉट में कितनी आ रही है? 11 ओम. सो वी कैन नॉट फाइंड द एक्चुअल रेसिस्टेंस. व्हाई? इट्स बिहेवियर इज सच दैट इट इज चेंजिंग. सो एज ए comparing material, as a standard resistance, we should take alloy as resistance. So we will write it, due to this property, ओके. अब इसके क्वेश्चन किस किस तरह से बनेंगे? ड्यू टू विच प्रॉपर्टी alloys are used as standard resistance? What is used as standard resistance in the lab? Why alloys are used in standard resistance as lab? ऐसा करके उसी को घुमा घुमा के दो तीन तरह से पूछ सकते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर alloys. याद रखिए alloy and metal, their behaviors are different. ओके, तीसरी चीज हम इसमें लेते हैं एंड दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, लिक्विड. इलेक्ट्रोलाइट. अब इलेक्ट्रोलाइट में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अंदर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. कुछ चेंजेस रेसिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, कुछ कम कर सकते हैं, पर जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट पतला हो जाता है. गर्म करने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, पतला हो जाता है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के चार्जेस को मूव करना चाहते हैं, देन फॉर चार्जेस इट इज़ ईजियर टू मूव. वाई ईजियर टू मूव? क्योंकि लिक्विड थिन हो गया है. समझ में आया? फिर से, अगर हमने आपके सामने हनी रखा, शहद, और उसके अंदर हाथ डाल के बोला कि हाथ को तेजी से ऐसा करो, यू विल डू दैट. ताकत लगेगी. क्यों? बिकॉज इट इज रेसिस्टिंग. इसका कुछ रेसिस्टेंस है. उसके बाद आपने हाथ निकाला, फिर हमने यहाँ पानी रखा, पानी में हाथ डालिए, फिर हाथ चलाइए. अभी रेसिस्टेंस कैसा लगेगा? कम लगेगा. ठीक है? तो जैसे जैसे कोई लिक्विड पतला होता है उसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है. तो इलेक्ट्रोलाइट में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी लिक्विड की डेंसिटी कम हो जाएगी, थिन हो जाएगा, और थिन होगा तो उसके रेसिस्टेंस का क्या होगा? कम हो जाएगा. रेसिस्टेंस विल डिक्रीज. दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. अब आप ये कह सकते हैं कि उसमें एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी क्या? थर्मल स्पीड नहीं बढ़ेगी क्या? जो कि मेटल में रीजन था. थर्मल स्पीड किसकी बढ़ती है? हाँ, और इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर कौन कौन है? यस, कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन हैं क्या? नहीं. इसलिए वो वाली थ्योरी इसमें एप्लीकेबल नहीं होती. समझ आ गया? ओके.
So for electrolyte we will write temperature increase, resistance decrease, और उसके बाद रीजन at higher temperature the gravity decrease. The gravity decrease. Become thin. At higher temperature the gravity decrease, become thin. So for ions it is easier to move, that is resistance decrease. Okay. Yes. कुछ डाउट? स्पेसिफिक ग्रेविटी उसी को कहते हैं ना. ओके, तो ये किसके लिए हमने पढ़ा? इलेक्ट्रोलाइट. अभी तक मेटल्स में क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेसिस्टेंस इंक्रीज. एलॉयज में नो चेंज. इलेक्ट्रोलाइट्स में decrease. And now we will see the next thing, and that is semiconductors. That is number 4. In semiconductors, temperature increase, resistance decrease. Temperature increase, resistance decrease. Okay. ये क्यों होगा सेमीकंडक्टर में, जबकि सेमीकंडक्टर तो लिक्विड भी नहीं है? हाँ, तो रेसिस्टिविटी का इलेक्ट्रॉनिक वाला फॉर्मूला मुझे बताइए. रेसिस्टिविटी इज m upon n e square tau. Now it is correct. ठीक है. अच्छा, अब देखिए क्या फर्क पड़ता है इससे. When the temperature increases, when the temperature increase, there are more collisions, the tau will decrease. अगर ये decrease हो गया तो resistivity will increase. हो गई, increase हो गई, 10% increase हो गई. When the temperature increases in semiconductor, then semiconductor have one particular character, that many of their atoms eject their electrons and make them free electrons. Semiconductor की speciality हमने क्या बनाई थी? Whenever its temperature rise, they convert to conductor. When the temperature is low, they become insulator. क्यों? क्योंकि जैसे ही उसका temperature increase होता है, many atoms will get energy and their electrons will leave the orbital action and they will become free electron. और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है. The number of electrons which come out is very, very large. I will not write that equation, but
that is exponential equation, and this n increase very large. अगर ये n बहुत large increase होगा तो resistivity का क्या होगा? If this become large, this will become less. Resistance कम हो जाता है. Now because of tau it is increasing, because of n it is decreasing. Then what is the net effect? Answer, whichever is higher. किसका effect ज़्यादा होता है? So we find the effect of increase of n is much more than the effect of tau. इसलिए ultimate result हमको क्या मिलता है? In semiconductor, the conductivity increase or the resistivity decrease. So, reason. Due to temperature increase, number of free electrons, that is population of electron, increase very rapidly. Therefore, resistance decrease. The effect of decrease of tau is not that strong, so it is negligible. तो फाइनल रिजल्ट ऊपर वाली एक लाइन में टेम्परेचर इंक्रीज, रेसिस्टेंस डिक्रीज, और रेसिस्टेंस डिक्रीज को ही हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी इंक्रीज. क्योंकि जब हम सेमीकंडक्टर के टॉपिक में जाएंगे तो एक लाइन याद करेंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? कंडक्टिविटी इंक्रीज, करंट बढ़ जाती है. ओके, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर्स. देन इंसुलेटर्स. For insulators, effect is same as semiconductors. When we increase the temperature, for first a very large temperature, the resistance still remain very very high. It will not allow current to pass. Current pass नहीं हो पाएगी. But after a certain high temperature, the number of ion formation or the number of hole formation or the number of free electron formation increase. सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं थोड़ी सी एनर्जी देने से ही निकल जाते हैं. इंसुलेटर्स में हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है. जैसे सेमीकंडक्टर में अगर हम 10 डिग्री राइज करेंगे टेम्परेचर तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. इंसुलेटर में 10 डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 100 डिग्री गर्म कर देंगे तो उसमें से भी 1 लाख तो निकल ही जाएंगे. तो सेमीकंडक्टर के कंपैरिजन में इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन कम निकलते हैं, पर अल्टीमेटली निकलते हैं. इसलिए जो इंसुलेटर हमने बाहर लगाकर रखे हुए हैं, जब पीक गर्मी का मौसम होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो वहां पर शॉर्ट सर्किट होता है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंसुलेटर वीक हो जाते हैं और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पैदा हो जाते हैं एंड दे मेक इट कंडक्टर. तो रेसिस्टेंस का क्या हुआ? व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, व्हाट हैपेंस टू रेसिस्टेंस? डिक्रीज. Temperature increase, resistance decrease. At very high temperature, electrons are ejected out of atoms. They become free electrons and conductivity increase. When conductivity increase, the resistance, that means resistance decrease. This happens in insulators. और इस चीज को क्या बोलते हैं? This is known as breakdown of insulation. Finally, it is breakdown of insulation. So, this is effect on insulators. Okay, so once again we have seen effect of temperature. बताइए, on metals resistivity increase, electrolyte
decrease. Alloys, no change. Semiconductors, decrease. Resistance decrease. Insulator also decrease. So most of the time it decreases, but with metal and conductors it increases. और हम लोग मोस्टली मेटल ही यूज करते हैं, तो वही हमारे ज़्यादा प्रैक्टिस में आता है. These are the effects of temperature. अच्छा, इसके बाद अब टेम्परेचर से रेसिस्टेंस के इफेक्ट में एक और इक्विपमेंट जो हमारे बहुत काम में आता है, दैट इज थर्मिस्टर. Thermistors are metals or alloys whose resistance change very rapidly with temperature. थर्मिस्टर एक खास तरह के मटेरियल होते हैं, रिसर्च कर करके देखा गया और उसमें हमने ये देखा कि उनका रेसिस्टेंस थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने से रेसिस्टेंस बहुत चेंज हो जाता है. उसको हम थर्मामीटर में यूज करते हैं. किस तरह से थर्मामीटर में यूज करते हैं? वी टेक दिस थर्मिस्टर और यहां पर हमने उसका एक सर्किट बनाया, पेंटाच सेल, स्मॉल सेल, और यहां पर एक सर्किट जो कि उसको करंट को इंडिकेट करेगा. इसको जब हम कहीं सेंसर को रखते हैं, ये सेंसर, ये इसके ऊपर मेटल कैप लगा के सेंसर बना दिया. इस सेंसर को जब हम कहीं टच करेंगे उसका टेम्परेचर इसमें आएगा, उस टेम्परेचर के कारण इसका रेसिस्टेंस चेंज होगा और इसमें जो करंट फ्लो होती है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V/R. When this resistance change, there will be a change in current. तो हमने क्या किया, इसको आइस में डाला, आइस में डाल के देखा कितनी करंट आ रही है. जितनी करंट आ रही है वहां हमने लिख दिया 0 डिग्री. उसके बाद इसको स्टीम में रखा, स्टीम में रख के देखा करंट बहुत बढ़ गई. जितनी करंट आ रही है वहां पे क्या लिख दिया? 100 डिग्री, और उसको बीच में कैलिब्रेट कर दिया. नाउ इट विल शो ऑल द टेम्परेचर, और इसका रेसिस्टेंस इतना चेंज होता है कि 0.1 डिग्री, 0.01 डिग्री तक हम इसमें नोटिस कर सकते हैं. इतने इसकी करंट बढ़ती जाती है. एमीटर की जगह आजकल हम LCD लगा लेते हैं. LCD में वो आपको दिखाता रहता है करंट कितनी है, और हमने उसको टेम्परेचर पे कैलिब्रेशन पहले ही कर लिया है. और यही वो थर्मामीटर है जो आजकल आप डॉक्टर के पास इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर देखते हैं. आजकल मर्क्यूरी वाले नहीं यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले होते हैं. उसके अंदर थर्मिस्टर होता है. समझ आया? और पहले क्या यूज होता था? मर्क्यूरी. तो मर्क्यूरी किससे काम करता है? मर्क्यूरी सेंस द टेम्परेचर बाय प्रॉपर्टी ऑफ इट्स एक्सपेंशन. और थर्मिस्टर वाले ये किससे काम करते हैं? बाय चेंज ऑफ रेसिस्टेंस. और रेसिस्टेंस को चेंज अगर हमने देखना है तो बहुत चेंज होना चाहिए. वो बहुत सारा चेंज किस में होता है? थर्मिस्टर में. दैट इज व्हाई थर्मिस्टर्स आर यूज्ड टू सेंस द थर्मामीटर. ओके, तो ये एक छोटा सा रेफरेंस था. इसका एनसीईआरटी में रेफरेंस नहीं है, बट समटाइम्स वी हैव सीन दिस थिंग हैज कम एंड समटाइम्स वी वंडर कि थर्मामीटर में ऐसा क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बन गया और LCD में दिखाता है कैसे चेंज होता है. दिस इज द वे हाउ इट एक्ट्स. ओके, उल्टा कर दो. यू आर राइट. नहीं, हमने एमीटर को ऐसा उल्टा लगा दिया ना. अब डिक्रीज होगा तो किधर जाएगा? है ना? इंक्रीज होगा तो इधर. बट यू आर राइट, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है. दैट प्रॉपर्टी इज इन थर्मिस्टर. टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो करंट कम होगी, करंट कम ऐसी होगी तो हम इसको उल्टा लगा देंगे.
तो ये किधर जाएगा, ऐसा कैलिब्रेशन तो हमारे हाथ में है, हम उसमें जो मर्जी लिख सकते हैं, सीधा उल्टा जैसा कर सकते हैं। ओनली थिंग इज इट शुड चेंज होगा तो लिखेंगे। सो this was another effect of temperature. So we have seen all type of effects of temperature in resistor. Superconductors are those materials रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सुपर कंडक्टर। अच्छा, सुपर कंडक्टर क्या वैसे ही होते हैं? नो, सुपर कंडक्टर्स आर मेड एट वेरी लो टेम्परेचर। सो फार अभी तक जो हम बना पाए हैं उसके लिए हमको टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है। एंड आई विल राइट सर्टेन एग्जाम्पल। द टेम्परेचर, द लोअर टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल कन्वर्ट्स टू सुपर कंडक्टिविटी इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। Applications. These are some of the uses जहां पर अभी हमारा रेसिस्टेंस के कारण बहुत नुकसान हो रहा है। वी लूज लॉट ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेसिस्टेंस इन ऑल ऑफ दीज, एंड इफ वी आर यूजिंग सुपर कंडक्टर्स तो हमारे कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी कंप्यूटर गर्म होते हैं, हर एक में फैन लगे रहते हैं। इवन इफ वी आर यूजिंग सिल्वर, तब भी हमको फैन लगाने पड़ते हैं क्योंकि करंट में इतना ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र होता है। और अगर सुपर कंप्यूटर्स आएंगे, रेसिस्टेंस उसका ज़ीरो होगा, तो उसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है I²R दिस। तो अगर R ज़ीरो हो गया तो हीट प्रोड्यूस ज़ीरो हो जाएगी। वैसे ही जब हम मैग्नेट बनाते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट में हम स्टडी करेंगे, जितनी ज़्यादा करंट होती है उतना ज़्यादा मैग्नेट में ताकत होती है। पर जब हम करंट बढ़ाने लगते हैं तो वो एकदम गर्म हो जाती है, तार गर्म होकर जल भी सकती है, क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी क्रेन का बूम ऐसा जाए और जाकर 10 टन की प्लेट को चिपका कर उठा ले, इधर ले जाए, स्टोर में ले जाके उसको रख के छोड़ दे। तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमको चाहिए, बन जाएगा अगर हम उतनी करंट फ्लो करा सके। पर जब हम उतनी करंट फ्लो कराने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो करंट इतनी ज़्यादा है कि जिस तार में से फ्लो हो रही है वो तार जलनी शुरू हो जाती है। सो व्हाट डू वी नीड? वी नीड ए वायर मेड ऑफ सुपर कंडक्टर सो दैट इट विल नॉट गेट हीटेड अप। तो हम सुपर मैग्नेट बना लेंगे। जब हम सुपर मैग्नेट बना लेंगे तो एक सुपर मैग्नेट यहाँ पर, एक मैग्नेट यहाँ पर, नॉर्थ टू नॉर्थ ऐसा रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो ये ऐसे हवा में टंग गया दूसरा मैग्नेट, इसके ऊपर हमने ट्रेन लगाई और चालू कर दिया ऐसे। दैट इज मैग्नेटिक लेविएशन वी आर यूजिंग इन कौन सी ट्रेन है? बुलेट ट्रेन्स। इस तरह से मैग्नेटिक लेविएटेड ट्रेन्स बन सकती हैं। What do we need? High magnet, and we need high current, and for high current we need superconductors. तो इस तरह से
सुपर कंडक्टर्स के बहुत सारे यूज हैं एंड इट इज थिंग ऑफ द फ्यूचर। अभी इसमें हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पर हम सुपर कंडक्टर बना सके, और हम कहां तक पहुंच गए हैं। सबसे लोअर टेम्परेचर क्या होता है, 0 केल्विन। पहले तो इतने में बना, फिर इतने में बना, फिर इतने में बना, अब इतने में भी हमने बना लिया। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, 300 केल्विन। हो सकता है इन द नियर फ्यूचर, आप लोग रिसर्च करोगे, बनेगा, एंड that will be a wonderful leap in the science. That is superconductor.